let me start today's class. Most interesting thing we are going to do today. और इसमें थोड़ा सा तमहीद मुझे बांधने दें, ठीक है ना? Recording has started, so everybody should know कि session is being recorded like always. थोड़ा सा introduction ये कि axial force problems में axial force diagram type हम बना सकते हैं. इस पॉइंट पे लोड लग रहा है, इस पॉइंट पे लोड लग रहा है, whatever इधर लग रहा है, तो then you cut sections at different point and this is called axial force diagram. क्यों बनाते थे? To know कि लोडिंग कहाँ पे सबसे किस रीजन में सबसे ज़्यादा है. फिर उससे हम क्या करते थे, इसमें से जो मैक्स लोड आ जाता था उससे हम सिग्मा मैक्स निकाल लेते थे, which is P max over area. अच्छा, अब जाहिर है इसमें I don't need to tell you, but चलें एक दफ़ा बात कर ही रहे हैं, तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया इज कांस्टेंट थ्रू आउट तो फिर तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ सिग्मा मैक्स इज ओनली अ मैटर ऑफ P मैक्स. लेकिन अगर इसमें स्टेप्स हैं, मुख्तलिफ क्रॉस सेक्शन एरियाज हैं और फोर्सेज इस तरह की लग रही हैं, तो अब सिर्फ P मैक्स से फैसला नहीं होगा कि स्ट्रेस सबसे ज़्यादा कहाँ है. हो सकता है P मैक्स यानी इधर हो लेकिन इधर P कम हो, बट इसका चूंकि एरिया कम है तो इधर सिग्मा मैक्स ज़्यादा हो जाए. ठीक है ना? ये यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है ना? ये एक पार्ट ऑफ आवर कोर्स. ठीक है. टॉर्जन. अब क्या होगा टॉर्जन में? यही इसी तरह की ज्योमेट्री थी, समथिंग लाइक दिस, बट नाउ व्हाट वी वर इंटरेस्टेड इन वाज टॉर्क डायग्राम. बिल्कुल एग्जैक्टली सेम स्टोरी कि भाई अल्टीमेटली एनालिसिस हो या डिजाइन हो, अल्टीमेटली यू आर इंटरेस्टेड इन द मैक्सिमम स्ट्रेसेस, राइट? क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेस के बेस पे डिजाइन करेंगे ना चीजों को, मिनिमम स्ट्रेस के बेस पे डिजाइन नहीं कर सकते. मैक्सिमम वाले एरियाज को, सबसे हाईली लोडेड एरियाज, क्रिटिकली लोडेड एरियाज को आप काउंटर करते, केटर फॉर करते हो. इफ स्ट्रक्चर इज सेफ एट दैट पॉइंट, तो बाकी पॉइंट्स पे तो ऑब्वियसली सेफ ही होगा, वो तो और भी सेफ होगा, राइट? अच्छा, इधर भी आप T मैक्स टॉर्क डायग्राम. टॉ मैक्स क्यों चाहिए होता था? क्योंकि इस केस में शियर स्ट्रेस जो था ना वो T मैक्स C जो रेडियस था ओवर J, राइट? इसमें भी जो नॉन क्रिटिकल एरियाज हैं जहाँ पे टॉर्क ज़्यादा नहीं है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है अनलेस फिर वही बात कि स्टेप बार है, यानी हो सकता है यहाँ पे छोटा फिर यहाँ पे बड़ा. इसमें तो फिर कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता कि जहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क नहीं होगा वहाँ शियर स्ट्रेस मैक्सिमम नहीं हो सकता. ठीक है ना? बट अगेन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये इन एनी केस आपको रिक्वायर्ड है, यानी लेट्स से एक स्टेप बार है इस तरह का. इसमें फिर आपको यही है ना, क्रिटिकल मालूम करने के लिए 3 जगह कैलकुलेट करने हैं. टॉ मैक्स इन एरिया 1, टॉ मैक्स इन सेगमेंट 2, टॉ मैक्स इन सेगमेंट C. इसमें ज़ाहिर है T इसका यूज़ करेंगे इस सेगमेंट का, इसमें इस सेगमेंट का T यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें J भी डिफरेंट हो रहा है ना, J भी. तो देन यू फाइंड आउट विच इज द मोस्ट क्रिटिकली लोडेड पॉइंट. और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है थ्रू आउट एक ही रेडियस का, तो फिर तो आप T मैक्स पे फैसला हो जाएगा कि टॉ मैक्स कहाँ पे. T क्या है न्यूटन मीटर में? टॉर्क. और टॉर्क क्या है? शियर स्ट्रेस. अब एक तो डिफरेंस ये आ गया ना कि एक्सियल प्रॉब्लम में नॉर्मल स्ट्रेस होता है और टॉर्जन में शियर स्ट्रेस. ये तमहीद यहाँ तक हो गई, राइट? या आई होप यू आर फॉलोइंग. अच्छा, अब आ जाएं हमारा आज का जो टॉपिक है. हम इसी तरह एक्सियल फोर्स डायग्राम, टॉर्क डायग्राम की तरह शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो बना चुके हैं. could be any beam like this subject to load like this. तो इसको हम ऐसे बनाएंगे. शियर फोर्स डायग्राम इसका बनेगा ये, यू नो, बिल्कुल ऐसे ही बनना चाहिए, आपको पता है, बंद होगा बिल्कुल. और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका जस्ट एन एग्जांपल. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वही वाला कि भाई यहाँ पे एक अपवर्ड जंप थी तो ये जंप लग गई, उसके बाद यूँ सीधा आए, कोई जंप नहीं, कोई W नहीं है इधर, नो डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग. इधर पे डाउनवर्ड जंप है, डाउनवर्ड जंप लग गई, फिर स्ट्रेट जाएंगे और फिर अपवर्ड जंप है तो अपवर्ड बंद हो गया, राइट? अच्छा, अब इसकी इंटेंसिटी जो कांस्टेंट पॉजिटिव है, इसका स्लोप कांस्टेंट पॉजिटिव. कहाँ तक? इस पॉइंट तक. इस पॉइंट के बाद कांस्टेंट नेगेटिव इंटेंसिटी. ये जीरो लाइन है ना, दिस इज शियर फोर्स डायग्राम, दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दिस इज जीरो लाइन. तो यहाँ पे नेगेटिव और बंद होगा, राइट? कोई यहाँ पे
कॉन्सेंट्रेटेड कपल वगैरह तो है नहीं जिसमें जंप लगती नीचे वाले डायग्राम। अच्छा ये हो गया, ये अगेन ये अभी आप असाइनमेंट अभी जिक्र हो रहा था वो भी करेंगे और प्रैक्टिस हो जाएगी। हमने क्लास में बहुत प्रॉब्लम्स किए, फिर आप उसका एक यानी प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे 4-5 में, फिर एक असाइनमेंट दिया वो भी इसी की प्रॉब्लम है, वो भी मतलब यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विद दिस। बट माय क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स, ठीक है ये हो गया, सो व्हाट? वो जो ब्रिज है ना जो ऊपर, तो इस पूरी सब्जेक्ट को आप इस जो मैं अभी इस वक्त पिक्चर बड़ी बना रहा हूँ ना, इसके तनाजुर में आपने देखना है सब्जेक्ट को हमें कि ये एक्सियल फोर्स डायग्राम तो एक पार्ट था ना, वो बनाना वो मकसद नहीं था जिंदगी का, वो तो एक प्रोसीजर था कि ठीक है हमें पता होना चाहिए कहाँ पे करना क्या है उससे हमें सिग्मा, असल मसला है लोड को सिग्मा से लिंक करने का। लोड मैक्सिमम लेने के लिए बस ये एक डिवाइस थी एक्सियल फोर्स डायग्राम, जस्ट टू फाइंड आउट वेयर द लोडिंग इज द मैक्सिमम। उसके बाद असल काम ये है कि अच्छा लोडिंग पता चल गई, स्ट्रेस क्या है, क्योंकि स्ट्रेस व्हाई लोडिंग विल नॉट गिव यू एनी इंफॉर्मेशन। उसकी वजह ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ यार ये जो रॉड है ना इस पे 25 किलो न्यूटन फोर्स लग रही है, अच्छा बताओ टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो भाई हाउ डू यू नो टूटेगा? भाई पहली बात तो ये है कि वो रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, अगर वो एक नीडल टाइप है तो 25 किलो न्यूटन से टूट जाएगा, हीट कर जाए। अगर वो इतना स्टर्डी किस्म का एक बड़ा थिक किस्म का रॉड है तो वो नहीं टूटेगा। सो लोडिंग अलोन विल नॉट टेल यू एनीथिंग। व्हाट कैन टेल यू कंप्लीट पिक्चर? स्ट्रेस। व्हाई? स्ट्रेस इंक्लूड्स द डायमेंशंस आल्सो। यानी जब मैं आपसे अगर मैं आपसे कहूं ना यार 25 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कोई चीज टूटेगी ना, आप कहेंगे भाई मुझे क्या पता, बताएं एरिया कितना है, वो मटेरियल कौन, ये बात होगी। अब मैं आपसे कहूँ कि नहीं यार स्ट्रेस जो है ना वो 25 MPa लग रहा है स्टील में, अब आप बड़े आराम से कहते हैं यार 25 MPa स्टील में कोई भी मसला नहीं है, स्टील का यील्ड स्ट्रेंथ हमें पता है 200 250 इस तरह करके होती है, तो 25 इज, तो आप मेरे से पूछेंगे नहीं यार स्टील का डायमीटर कितना है, यार उसका एरिया कितना है, रेडियस कितना। जब मैंने स्ट्रेस बता दिया ना, आई टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट इट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस इज अ मटेरियल, एक किस्म की क्वांटिटी, मतलब मटेरियल प्रॉपर्टी तो स्ट्रेंथ है एक्चुअली, बट स्ट्रेंथ चूंकि मटेरियल प्रॉपर्टी है वो भी स्ट्रेस की यूनिट्स ही हैं, तो देन यू कैन कंपेयर स्ट्रेस विद इट। तो आप कहते हो मटेरियल की जो लिमिट है वो तो 250 है, आप मुझे 25 बता रहे हो, सेफ। ठीक हो गया ना? ये लोडिंग तो बात नहीं हो सकती। ठीक हो गया ना? अच्छा, सिमिलरली टॉर्क, दिस वाज जस्ट टू नो व्हिच सेक्शन इज मोस्ट लोडेड। असल क्वेश्चन उसके बाद था कि अच्छा भाई स्ट्रेस कितना पैदा होता है, वो ये था। अब हम आ जाएं आज के जो हमारा आज का काम है, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस कोर्स एंड फॉर दिस वीक आल्सो, बिकॉज दिस इज द लास्ट वीक। हमें एक मैक्सिमम v मिल जाएगा, इधर से हमें मैक्सिमम m मिल जाएगा। यही मकसद है ना डायग्राम का, मकसद सिर्फ ये होता है मैक्सिमम पॉइंट लोकेट करते हैं, स्ट्रेस तो नहीं देते आपको, लोडिंग देते हैं। अच्छा, देन व्हाट टू डू विद दिस, ये हमारा आज का टॉपिक है। अच्छा, पहले खुशखबरी, पहले बुरी खबर नहीं, पहले अच्छी खबर, पहले अच्छी खबर देनी चाहिए। इन दोनों के इफेक्ट्स डिफरेंट हैं। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। इसको जरा गौर से सुनिएगा। ऑल्दो ये पहला वाला पार्ट जो है हमारे इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये मैं एक खुशखबरी भी आने वाली है एक और, ठीक है। सॉरी ये गड़बड़ हो गई, ये थी ये शेयर फोर्स डायग्राम यही बनता है ना। इसमें अगर आप नोट करेंगे इस जगह पे मैं काट लूँ थ्रू आउट एक ही शेयर फोर्स, इधर भी काट लूँ कहीं भी काट लूँ तो एक ही शेयर फोर्स की वैल्यू है, विच सम v वैल्यू, राइट। अच्छा, इसका मतलब है कि मैं मीन को जब यूँ काटूंगा तो यहाँ से काटा ना, तो यहाँ पे एक v की वैल्यू आ रही है। व्हाट डज दिस v डू? इट कॉजेज shear stress. Why? How do I know this causes shear stress? भाई वो उसके सेक्शन के प्लेन के अंदर है, ये नॉर्मल स्ट्रेस तो नहीं होगा ना। नॉर्मल स्ट्रेस तो होता अगर इस तरह की कोई n वैल्यू, वो तो आएगी नहीं इस लोडिंग से, तो ये आएगी ना, तो ये shear stress प्रोड्यूस करता है, ये वाला v प्रोड्यूसेस shear stress, राइट। अच्छा, m क्या करता है? m एक बिल्कुल डिफरेंट काम करता है। यहाँ पे मैं जब काटता हूँ, ये m डायग्राम था, तो यहाँ पे मैंने चूंकि यहाँ पे काट रहा हूँ तो यहाँ पे काटूंगा तो एक m की वैल्यू होगी ना, और m की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है, मैं यूँ काटूँ अगर
एम की वैल्यू पॉजिटिव, याद करें स्माइली बनाता था, मतलब बेसिकली इस किस्म की चीज बनेगी ना, एक कर्व साइड आउट, कॉन्केव साइड आउट, स्माइली, राइट। ये एक एम प्रोड्यूस करता है। एम प्रोड्यूस जब करता है तो वो क्या करता है, ज्योमेट्री को ऐसे कन्वर्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं जरा फॉर्मली बाद में बताऊंगा, अभी मतलब हम इनफॉर्मल सेशन कर रहे हैं। इट इज बेस्ट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इनफॉर्मली। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा, आगे चल के जाऊंगा कि प्लेन स्ट्रेसिंग, प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर, वो सारी जो बातें हमारी ब्ला 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 ब्ला। असल बात क्या है वो ये है कि अभी फॉर्मली भी बताएंगे, ये जो सेक्शन है ना टॉप पे फॉर पॉजिटिव बेंडिंग, मैं सिर्फ पॉजिटिव बेंडिंग मोड की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव में ये बात उल्टी हो जाएगी, राइट। ये टॉप के ये जो फाइबर्स है ना, ये कंप्रेस होते हैं, और जो बॉटम के है ना ये एक्सटेंड होता है, ठीक है। और बीच में एक ऐसा इलाका आता है, एक ऐसी लाइन आती है विच नीदर एक्सटेंड्स नॉर कंप्रेसेस। जाहिर है एक बात, ऑब्वियस ही बात है, एक चीज बिल्कुल ऐसे ही है ना कि मैं अगर एक फॉर एग्जांपल एक तरफ भाग रहा हूँ और अचानक फिर दूसरी तरफ भागना शुरू कर देता हूँ, एक पॉइंट आएगा ना जब मैं किसी तरफ भी नहीं भाग रहा हूँ, पहले मेरी डायरेक्शन इस साइड पर, ये तो नहीं होता मैं उसी साइड में भागते भागते अचानक दूसरी साइड में भागना शुरू, पहले मैं वापस आके एक जगह जीरो पे आऊंगा ना। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कुछ फाइबर्स ऊपर कंप्रेशन में है, कुछ नीचे एक्सटेंशन में, ये तो अब बड़े ऑब्वियस सी बात है, ये तो इंट्यूटिव सी बात है। बीच में फिर एक जगह होगी ना जहाँ पे ना टेंशन होगी ना कंप्रेशन होगी, नेचर वर्क्स लाइक दिस ग्रेजुअली, राइट। अच्छा, इसको अगर आप नोट करें, ये वाली लाइन जो बीच में अभी कहाँ पे है वो मैं अभी नहीं बता रहा आपको, वो बाद में पता चलेगा। इस लाइन में ये एक्स एक्सिस है, एप्सिलॉन x 0 होगा, क्योंकि ये इसका कोई भी सेगमेंट उठा लें, ये सेगमेंट आपने बिफोर डिफॉर्मेशन उठाया तो आफ्टर डिफॉर्मेशन भी यही सेगमेंट, ये तो मैं बहुत एक्सैजरेटेड बना रहा हूँ ना, इतनी इस तरह के कर्व होते नहीं है बीम का कर्व नजर भी नहीं आ पाएगा, मैं तो सिर्फ आपको एक्सैजरेटेड बनाया। ये वाला फाइबर में एप्सिलॉन x जो है वो नेगेटिव होगा, यू अंडरस्टैंड। वाई एक्स एप्सिलॉन चेंज इन लेंथ, ये तो शेयर नहीं है ना, ये तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है ना, स्ट्रेन है ना, और क्यों x डायरेक्शन में। अच्छा, और ये वाला जो सेगमेंट में लूंगा तो ये अब जाहिर है आफ्टर डिफॉर्मेशन ये बढ़ गया लेंथ में, तो ये एप्सिलॉन x जो है ना ये पॉजिटिव होगा, जाहिर है। इसका मतलब है कि इसको यंग मॉडुलस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें स्ट्रेस भी नेगेटिव आएगा, तो इसका स्ट्रेस भी पॉजिटिव होगा। और इस सेंटर में जो एक सेंटर नहीं, मुझे कहना चाहिए एक बीच में जगह आएगी, वो देखेंगे सेंटर होती है कि नहीं होती, वहां पे स्ट्रेस होगा। ये दो बिल्कुल अलग स्टोरीज है ना, एक है बेंडिंग मोमेंट क्या प्रोड्यूस करता है, वो नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है, क्यों, बिकॉज नॉर्मल स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। और दूसरा है कि शियर फोर्स क्या प्रोड्यूस करती है, वो शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है, तो ऑब्वियसली वो प्लेन, ये प्लेन के अंदर है। ये इसको मैं यूं काटूं तो मैंने काटा तो ये इधर कंप्रेसिव स्ट्रेस हो रहे होंगे, इधर टेंसाइल स्ट्रेस हो रहे होंगे, अब बीच में इस जगह पे जीरो स्ट्रेस है, ठीक है ना। तो जाहिर है एक चीज जीरो है, फिर वो है, तो ये आप यूं इस तरह कह सकते हैं कि ऐसे करके कुछ ट्रायंगुलर टाइप चीज होगी, यहाँ पे जीरो स्ट्रेस, यहाँ पे नेगेटिव मैक्स, यहाँ पे पॉजिटिव मैक्स। ये दो बिल्कुल अलग अलग सिचुएशंस। अच्छा, अब नतीजा सुन लें क्या है। We don't consider this here at all इस कोर्स में, यानी मैकेनिक्स मटेरियल्स 2 का पहला टॉपिक ये होगा। दिस हैज इंपॉर्टेंस, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस जो है ना सेकेंडरी नेचर की है। इसके बारे में भी 2 लाइन सुन लें, वो क्या इस कोर्स का हिस्सा नहीं है ये, लेकिन मैं आपको चूंकि ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ। एक शेल्फ है, छोटी सी शेल्फ, उसके एंड पे आपने एक एलईडी खड़ी कर दी, एक और शेल्फ है, उसकी लेंथ बहुत बढ़ा दें और उसके एंड पे आप वही एलईडी खड़ी कर, सेम एलईडी। एलईडीज जो स्क्रीन है ना, इनके वेट्स ज़्यादा नहीं होते, आप उठा के देखें बहुत लाइट होते हैं, ठीक, मतलब कोई हैवी चीज़ नहीं है इतनी खास, ठीक हो गया। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 सिचुएशन। वन इज इसको हम लॉन्ग बीम कहते हैं। ऐसे लॉन्ग बीम जो है ना, लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ जिस तरह होते हैं,
ये शॉर्ट बीम है। अच्छा, अब ये शॉर्ट और लॉन्ग जो है ना, ये कोई इंजीनियरिंग के वर्ड्स नहीं है। यू विल एग्री विद मी। व्हाट इज लॉन्ग? भाई लॉन्ग, एक तो लॉन्ग गवाचा वाला लॉन्ग होता है, वो नहीं, ये लेंथ वाला। व्हाट इज लॉन्ग? भाई लॉन्ग तो रिलेटिव चीज है, राइट? अच्छा, ये हम जब नंबर 2 कोर्स में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग, व्हेन वी टॉक अबाउट लॉन्ग, इट इज ऑलवेज इन कंपैरिजन विद द इन प्लेन डायमेंशन, यानी इसका एक क्रॉस काटें, इसका एक क्रॉस सेक्शन होगा ना, क्रॉस सेक्शन के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, अभी भी आप जहाँ बैठे हुए हैं, अगर नजर उठाएं, मोस्ट प्रॉब्ली कहीं ना कहीं आपको कोई पिलर पुलर या कोई बीम नजर आ जाएगी। घर में, घरों में अक्सर बीम कंसील्ड भी होती हैं, लेकिन फिर भी आपको जैसे डाइनिंग रूम ड्राइंग रूम के बीच में एक बीम जरूर अक्सर नजर आ जाएगी। पाकिस्तानी ट्रेडिशन है कि डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम इकट्ठा होगा, उसमें एक बीम नजर आ रही होगी। अगर आप गौर करें तो उस बीम की डायमेंशंस है ना, डायमेंशन मीन उसकी हाइट और उसकी जो विड्थ है, वो उसके हिसाब से उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होगी। और बीम, आप जब बीम का तस्वर आपके ज़हन में आता है ना, तो आपके ज़हन में यही बीम आती है जो लंबाई में ज्यादा होती है। कभी नोट करें, बीम की बीम आपके ज़हन में क्या चीज आएगी? एक लंबी सी चीज है। अच्छा, उसकी लेंथ इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट क्या बात है कि इट्स क्रॉस सेक्शन डायमेंशन, यानी उसकी हाइट और विड्थ, उसके मुकाबले में लेंथ बहुत ज्यादा होती है। ठीक हो गया? अच्छा, तो ऐसी को हम लॉन्ग बीम्स कहते हैं। और जो शॉर्ट बीम्स होती हैं, जो कि शॉर्ट बीम्स भी बहुत इस्तेमाल होती हैं दुनिया में, लेकिन वो आमतौर पे कम होती है। ये मतलब ये एक बात फैक्ट है, ठीक है? अच्छा, अब ये मैं सारी लंबी बहस क्यों कर रहा हूँ? सिर्फ इसलिए कि मैं जो चीज़ नहीं करानी वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस कोर्स में हमने क्या नहीं करना वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और क्यों नहीं करना, उसकी वैल्यू क्या है। ये देखिए, इसका ज़रा, इसका हम वेट कह देते हैं 5 kg, दोनों का 5 kg, ठीक है? शियर फोर्स डायग्राम जो बनेगा ना इसका, ये जीरो लाइन, ये जीरो लाइन, ठीक है? दिस इज द जीरो लाइन, ओके? क्योंकि यहाँ से जंप ऊपर, ये 5 kg का डाउनवर्ड है, ये बीम है, ये 5 kg का डाउनवर्ड लग रहा है, विच इज एक्चुअली 9.81 से मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूटन आएगा, ठीक है ना? हाउ रॉन्ग फॉर अ टीचर टू से 5 kg लोड, ठीक है ना? 5 kg मैथ्स है, 5 kg इंटू 9.81, चले 10 कर दें, 50 न्यूटन, ये बात करनी चाहिए, ठीक है ना? लोड की बात कर रहे हैं ना। तो ये यहाँ भी 5 आएगा, तो ये 5 ऊपर जाएंगे, स्ट्रेट जाएंगे, 5 नीचे आएंगे, ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ भी ऐसे ही होगा, 5 ऊपर जाएंगे, यूँ जाएंगे, यूँ, ठीक हो गया? अच्छा, इसमें तो कोई फर्क नहीं है, मैक्सिमम v तो दोनों केसेस में सेम है, सेम इन बोथ केसेस। अब आ जाए असल काम के ऊपर। यहाँ इसकी लेंथ जो है ना, स्मॉल लेंथ, इसकी L बिग वन, राइट? इसका जो बेंडिंग मोमेंट होगा ना, वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जाहिर है वॉल पे ही आएगा, और m की वैल्यू होगी 50, विच इज द लोड मल्टीप्लाई बाय स्मॉल लेंथ 50। लेंथ इज वेरी स्मॉल, तो m इज विल बी स्मॉल, दिस इज स्मॉल। इसमें हालांकि वही लोड लग रहा है, वही 5 kg यानी कि 50 न्यूटन, बट चूंकि इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना, लेंथ बहुत ज्यादा है। लेंथ देखें व्हाट रोल लेंथ प्लेस, लेंथ से ये, दिस इज व्हाट मेक्स बेंडिंग सो डेंजरस, बिकॉज इसमें मोमेंटम आ जाती है। अब ये वही 50 यहाँ पे जो m प्रोड्यूस कर रहा है, विच इज वेरी लार्ज। तो मैं इस पूरी बहस क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे ही बीम जरा लॉन्ग साइज की हो जाती है ना, जो कि आमतौर पे जनरली स्पीकिंग बीम्स लॉन्ग ही होती हैं, ज़्यादातर, कुछ शॉर्ट होती हैं, वो एक्सेप्शंस हैं, उनको हम डील करेंगे मॉम 2 में। बट जैसे ही ये सिचुएशन आ जाएगी ना, तो आप नोट करें ये माइनर हो जाता है। V से जो कुछ होना है वो शियर स्ट्रेस वगैरह आएगा, यस प्रोड्यूस, उसके मुकाबले में जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ वॉल, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट बहुत ज़्यादा है, इट डोमिनेट कर जाता है। तो ये नहीं मैं कहता कि वीक से शियर स्ट्रेस आएगा, नहीं आएगा, बट कोई इतना माइनर होगा एज कम्पेयर टू दिस सिग्मा, उसको हम निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। दिस इज माई जस्टिफिकेशन एंड दिस इज द जस्टिफिकेशन ऑफ ऑल द इंजीनियर्स, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा खतरनाक जो सिचुएशन होती है बीम्स में, वो बेंडिंग मोमेंट की होती है, अनलेस द बीम इज वेरी स्मॉल। हियर इस बीम में देखें ना, यहाँ पे तो ये V की वैल्यू बेशक कम है, तो M की वैल्यू तो कम है ना, तो यहाँ एक मुकाबला है, यहाँ पे हो सकता है V डोमिनेट भी कर जाए, या बराबर तो एटलीस्ट यहाँ पे मैं V को निगलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक? ये इतनी लंबी बहस जो की वो इसलिए की बताने के लिए कि हम इस वीक में, मैंने आपसे कहा था कि हम स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। तो अब V की वजह से स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस आता है, सिग्मा की वजह से स्ट्रेस,
बेंडिंग स्ट्रेस आता है, यानी कि सिग्मा। एम की वजह से सिग्मा आता है, वी की वजह से टॉ आता है। तो हमने इस बहस के नतीजे में जो रिजल्ट है वो ये है कि हम शियर स्ट्रेस को कैलकुलेट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उसकी इंपॉर्टेंस भी कम है एक तो, क्योंकि ज़्यादातर बीम्स हम ज़्यादा लॉन्ग लेंथ के लेते हैं बीम्स, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल हम नहीं करेंगे, तो मॉम 2 में हम उसको बिल्कुल कंसिडर करेंगे, बट दैट विल स्टिल बी अ माइनर थिंग, ठीक है ना। तो वो हम सेकंड कोर्स में करेंगे। आज हमने सिर्फ बेंडिंग मोमेंट का एक फार्मूला बनाना है, यानी फार्मूला हमने, हमारा टास्क क्या है, फ्रॉम एम टू सिग्मा, फ्रॉम वी टू टॉ, ये आप फिलहाल भूल जाए। अच्छा, इसमें देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक्सियल पी होता था और इसमें जो स्ट्रेस होता था वो सिग्मा होता था। टॉर्जन टी होता था, उसका जो स्ट्रेस होता था वो टॉ होता था। सो हाउ पोएटिक टू हैव, अब ये दो चीजें होंगी ना। अब तीसरा बेंडिंग, बेंडिंग से मुराद यानी ये क्या है, ये मतलब लोड्स की, अगर हम बीम्स की बात करें, इसको मैं बीम्स कह देता हूँ, बेंडिंग नहीं कहता, इसको मैं शाफ्ट्स कह देता हूँ, बात वो एक ही ऑलमोस्ट। इसको मैं रॉड्स, बार्स कह देता हूँ। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज नथिंग टू डू विद द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री सेम हो सकती है, लेकिन लोडिंग फैसला करेगी कि एक चीज ब्रॉड है, बार है, शाफ्ट है या बीम है, ठीक है। अच्छा, हाउ पोएटिक कि एक में पी से सिग्मा प्रोड्यूस होता था, एक में टी से टॉ प्रोड्यूस। ये शियर स्ट्रेस है, ये नॉर्मल स्ट्रेस है। इससे क्या बीम में क्या प्रोड्यूस होता है, बोथ शियर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस इज कॉज्ड बाय एम, बेंडिंग मोमेंट से कॉज होता है सिग्मा, वी से कॉज होता है टॉ। तो यानी ये बड़ी एक स्टोरी जो है ना, बड़ी एक जस्ट किस्म की, बड़ी बड़ी एस्थेटिकली प्लीजिंग स्टोरी बात रही है, ठीक है। जी जी बोलें सर। यहाँ एक छोटी सी बात दोबारा बताइए कि मूवमेंट नॉर्मल स्ट्रेस किस तरह प्रोड्यूस करता है। हाँ, मैं उस बिल्कुल बिल्कुल मैं अभी मैं आपका जवाब देता हूँ जी। इसको बस फिनिश कर दूँ कि ये वाला पार्ट हम मॉम 1 में नहीं करेंगे, ये मॉम 2 में करेंगे। उसकी इम्पोर्टेंस भी कम है, और इम्पोर्टेंस क्यों कम है, क्योंकि ये कम दुनिया में देखने में आता है, बट आता है तो हम करेंगे, इसको हम आज करेंगे। अच्छा, अब जो आपका सवाल है ना कि ये क्यों प्रोड्यूस करता है, वो मैं उस पर चूँकि पहले भी एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं इसको अब डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मेरा आज का टॉपिक भी यही है। बेसिकली आज का मेरा टॉपिक भी यही है। तो अब मैं आपको, जब वो टॉपिक शुरू होगा तो मैं बिल्कुल आपके सवाल से ही शुरू करूँगा। वैसे ही करना था, लेकिन आपके सवाल से ही शुरू करूँगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक बात ज़रा सुन लीजिए, वो हमने तमहीद तो बांध दी, अब एक चीज़ का लफ्ज़ सुन लें, वो है प्योर बेंडिंग। एक लफ्ज़ है प्योर बेंडिंग, ये क्या है, इसको भी सुन लें। इसी तमीज से ये बात आगे बढ़ेगी, ठीक है। कंसिडर दिस केस, डिस्टेंस a, ये भी डिस्टेंस a, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द एंड, ठीक है। p इज आल्सो p, सेम p। तो अगर ऐसे है तो इसको कैलकुलेट करें तो इसके रिएक्शन भी p और p ही आएंगे, हो ही नहीं सकता कि कुछ और आ जाए। ऐसे ही ये बेसिकली सिमेट्रिक बीम है, खास तरह की सिमेट्री आप नोट करें। अच्छा सर, जी जी, दरअसल मैं भी थोड़ा मजीद वाज़ेह कर देता हूँ। इनमें सवाल पैदा क्यों हुआ, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट तो भी हमने टॉर्क के साथ ही पढ़ा है ना, यानी ये टॉर्जन वाले प्रॉब्लम्स में। नहीं, वो बेंडिंग मोमेंट नहीं था, वो टॉर्जनल मोमेंट। मैं आपके सवाल को समझ गया, ये देखें, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गया। मैं यही कंफ्यूज हो रहा था, मैंने कहा ये वहाँ कहाँ चले गए। हाँ, नहीं, ये टॉर्जन, ये ऐसे है जैसे एक पेन को पकड़ें, अपने पास सामने कोई पेन पड़ा है, उसको पकड़े जरा, उसको दोनों तरफ से पकड़ के उसको मरोड़ें जी, टॉर्जन दें, वो मोमेंट, वो भी मोमेंट है, दैट इज नॉट फोर्स, वो मोमेंट है, लेकिन वो मरोड़ना और चीज है। ये है टॉर्जन प्रॉब्लम। और बेंडिंग प्रॉब्लम क्या होता है, उसका जो मोमेंट है ना, वो ये वाला मोमेंट है, यानी इसी प्लेन के अंदर, ये जो ब्लैक बोर्ड का प्लेन है ना, व्हाइट बोर्ड का, इसी प्लेन के अंदर जो कुछ हो रहा है, ठीक है। यानी इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये देखें। x y, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। z, ये वाला जो टॉर्जन है ना, ये टॉ x है, इस किस्म का। टॉ x क्या करेगा, मरोड़ेगा इसको अबाउट x एक्सिस।
दिस इज एक्स एक्सिस। अच्छा ये जो बेंडिंग ये है ना, ये एम है, इसको हम टी कहते हैं, इसको टी कहते हैं, ठीक। ये जो एम है ना, ये क्या है, ये हमारी क्लास में फोन जरूर आने होते हैं। अच्छा ये अबाउट वाई एक्सिस हो सकता है और अबाउट जेड एक्सिस हो सकता है। तो अगर अबाउट जेड एक्सिस होगा, इधर से देखें जरा, आपकी आंख जो है ना इधर से देखिए, ठीक है, तो ये चीज आपको नजर आएगी, आप नोट करें, ये इसकी जो इफेक्ट होगा ना वो इस किस्म का इफेक्ट होगा। और अगर अबाउट वाई एक्सिस है तो ऊपर से देखें तो फिर इसी तरह का इफेक्ट नजर आएगा। तो समझ ना, ये दो अलग अलग चीजें, एक चीज को बेंड करना, एक चीज को ट्विस्ट करना, ठीक है ना, समझ गया ना। वो हमारे दौर में ना एक आजकल तो जरा लोग आगे बढ़ गए ना, देसी किस्म की वायलेंस भी देसी होता था हमारे दौर बचपन में ना, मुख्तलिफ एक टेक्निक थी ना लड़ाई करने की, तो एक उसमें बाजू मरोड़ना भी होता था। ये बड़ी ओल्ड फैशन बात है, मेरा नहीं ख्याल पिछले कुछ 30 साल में किसी का बाजू मरोड़ा गया है, क्योंकि ये बड़ा एक अनएस्थेटिक सी और मतलब कंग फू शंकू ये चीज़ें तो समझ में आती हैं कुछ, लेकिन अब तो ट्रांसफार्मर और पता नहीं क्या क्या कुछ आ गया। पर हमारे दौर में तो ये होता है पकड़ के बाजू में रोड़ दिया किसी को, या अड़ंगी दे दी, ठीक। अच्छा अड़ंगी में इज मोर क्लोजर टू बेंडिंग, मतलब इन अ सेंस। बाजू मरोड़ना क्या है, बेचारे का कंधे में फिक्स हुआ है, उधर से तो वो हिल नहीं सकता, इधर से आप पकड़ के मोड़ रहे हैं उसको, तो क्या हो रहा है उसमें एक ट्विस्टिंग सी आ रही है ना। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू? जी ठीक हो गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, क्योंकि ये अगर आपका कंसेप्ट में गड़बड़ होगा तो फिर वो आगे चीजें बात। अच्छा सर, जी बोलो। अच्छा एक तो शेयर फोर्स डायग्राम होगी, तो जो हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वो क्या है इसमें से? वो ये ट्विस्ट वाला है या फिर ये? नहीं बिल्कुल नहीं ट्विस्ट वाला नहीं, ये दूसरे वाला है, टॉर्जन है ना, बेंडिंग वाला नहीं। ट्विस्ट और टॉर्जन एक चीज है, ट्विस्ट और टॉर्जन एक चीज है, और बेंडिंग मोमेंट और बेंडिंग जो अब हम स्ट्रेस करने लगे वो एक चीज है। वो टॉप डायग्राम बनाते हैं जी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वो क्या है? उधर से सिग्मा निकलेगा जो हम प्रोड्यूस करने लगे हैं, अभी हमने बनाया नहीं है वो। एम आ गया ना, एम से सिग्मा बनाना है, ये हमारा आज का टास्क है। क्योंकि वो जो टॉर्जन का टी था ना, उससे तो हम शेयर स्ट्रेस बना चुके हैं, वो तो उसका कोई ताल्लुक शेयर फोर्स वगैरह से नहीं होता, इसका ताल्लुक शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, ये लिंक्ड है आपस में, याद करें, ठीक है ना। अच्छा अब इसमें एक और पॉइंट आपने चूंकि रेज किया तो मैं बता दूं, मैंने भी आपसे कहा कि वो शेयर फोर्स को तो हम डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट कोर्स में एक्चुअली, तो क्योंकि शेयर स्ट्रेस से बनता है, हम यहाँ से बेंडिंग मोमेंट बनाएंगे और बेंडिंग मोमेंट से आगे चलेंगे बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा। तो अब एक बंदा सोच सकता है कि शेयर फोर्स डायग्राम की इंपॉर्टेंस नहीं रही, नहीं इंपॉर्टेंस एक तो उस सेंस में तो है ही कि उसमें अगले कोर्स में यूज करना है, वो तो इंपॉर्टेंस कहीं भी खत्म नहीं हुई ना, इवन इस कोर्स में भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता नहीं शेयर फोर्स डायग्राम के, यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, कि अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि माउंट टू कोई चीज नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लें शॉर्ट बीम कोई चीज नहीं होती, थोड़ी देर के लिए मान लें कि हमें शेयर इन बीम्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो वी से निकलता है टॉप, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि ऐसी बातें नहीं, इन तीनों में से कोई बात भी ना माने, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं, तब भी शेयर फोर्स डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो अभी भी चाहिए ना आपको, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है? शेयर फोर्स डायग्राम का जो इंटेंसिटी होती है एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट एवरी पॉइंट। सो आपको इन एनी केस शेयर फोर्स डायग्राम की मास्टरी फिर भी रिक्वायर्ड है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, ठीक हो गया। अच्छा अब मैं वो जिन्होंने सवाल अभी किया था ना साहब ने कि वो क्यों बेंडिंग ही प्रोड्यूस होगी, नॉर्मल स्ट्रेस कैसे प्रोड्यूस होता है हमसे, वो मैं अभी आता हूँ उस पर, वो मेरे जहन में बिल्कुल है। अभी मैं एक छोटा सा ये पॉइंट प्योर बेंडिंग वाला आपसे बता दूँ। इसकी शेयर फोर्स डायग्राम बनाएं, पी ऊपर जंप लगेगी, ये सारे पी बराबर है इंसिडेंटली, क्योंकि ये ए और ए बराबर है, तो फिर पी भी सारे बराबर है। अगर ये पी इज इक्वल टू दिस पी और दिस ए इज इक्वल टू दिस, ये अगर लोडिंग इस तरह की है कि सिमेट्री भी है दोनों लिहाज से, लोडिंग की भी और ज्योमेट्री की भी, तो उसके बाद ये हो नहीं सकता कि यहाँ भी पी और पी बिल्कुल सिमेट्रिक ना हो, ठीक है ना। अच्छा पी ऊपर गए, यूं आए, नहीं थोड़ा आगे चलेंगे, इतना आगे नहीं जा सकते, इधर जाएंगे तो यहाँ से तो पी साहब है ना, इधर पी साहब, चूंकि पी और पी था तो ये बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये इससे नीचे नहीं जाएगा, 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर नीचे नहीं जा सकता, जितना ऊपर गए थे उतना नीचे आएंगे, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे, कुछ भी नहीं है, नथिंग, और यहाँ से फिर नीचे आएंगे पी और फिर यूँ जाएंगे और फिर पी बंद होगा। ये आता शेयर फोर्स डायग्राम, ये देखिए आज भी रिवीजन हो रही है आपकी शेयर फोर्स डायग्राम की। अच्छा अब इस शेयर फोर्स की इंटेंसिटी
पॉजिटिव कांस्टेंट, बेंडिंग मोमेंट का स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट यहाँ पर। इसके बाद इसकी इंटेंसिटी 0, तो इसका स्लोप 0, 0 स्लोप क्या होता है, ये होता है 0। उसके बाद इसकी इंटेंसिटी नेगेटिव कांस्टेंट, इसकी इंटेंसिटी नेगेटिव कांस्टेंट, ठीक है ना, बन गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है ना। इतना आप बोर होने की हद तक इतनी सिमिलर ये रूल बार बार यूज करते हैं ना, एक ही रूल को बार बार मुख्तलिफ सिचुएशन में, तो आपको गलती हो ही नहीं सकती। थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लें, आई गिव यू एन एश्योरेंस। वो 4-5 जो आपको क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस के, वो आप कर लें ईमानदारी से, मतलब खुद, ये नहीं कि कॉपी करके, तो आप दुनिया का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते, एटलीस्ट बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स की जो बात है, राइट। नाउ इफ यू कंसिडर दिस पार्ट, इसमें क्या हो रहा है, इस पार्ट की क्या खास बात है, या इसको एक्चुअली ये क्या है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस पार्ट, व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस पार्ट। एक खास बात है इसमें, वो ये है कि यहाँ पे शियर फोर्स 0 है ना। इस सेगमेंट में आप नोट करें, सेगमेंट में शियर फोर्स 0 है। अच्छा, और जिस सेगमेंट में शियर फोर्स 0 होती है, तो बाय डेफिनेशन, ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा आपको, वहां बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होता है। इसका ये एक ही बात है, शियर फोर्स 0 का मतलब इंटेंसिटी ऑफ शियर फोर्स इज 0, इसका मतलब स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज 0। तो स्लोप 0 किस चीज का होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसका 0 होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, जहाँ पे एक लेवल है जो चेंज नहीं हो रहा, ना ऊपर जा रहा नीचे आ रहा, ऐसे है ना, मतलब ये एक ही बात है। जब मैं कहता हूँ कि शियर फोर्स 0 है किसी सेगमेंट में, तो बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा उस सेगमेंट में। तो ये जो प्योर बेंडिंग है ना, इस केस को कहते हैं, इसमें कोई बीम नहीं होती प्योर बेंडिंग वाली। बीम का एक पार्ट होता है, जो हो सकता है बाकी पार्ट्स में प्योर बेंडिंग, फॉर एग्जांपल ये वाला इलाका जो रेड में मैं शो करने लगा, ये प्योर बेंडिंग का इलाका नहीं है। यहाँ तो शेयर फोर्स है ना, तो शेयर फोर्स आता तो फिर बेंडिंग भी चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। जहाँ शेयर फोर्स आ गया वहां पर प्योर बेंडिंग नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये एक टेक्निकल टर्म है प्योर बेंडिंग, ठीक है। ये मैं क्यों आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि हमने जो एम से सिग्मा की जो स्टोरी बनानी है ना, वो हमने प्योर बेंडिंग केस पे बनानी है। हम सिग्मा को बीच, हम शेयर को बीच में नहीं लेंगे, हम ऐसी बीम लेंगे जिसमें शेयर नहीं होगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये हमारी सिंप्लिसिटी के लिए ऑब्वियसली, इसका नतीजा ये निकलेगा कि हमारा जो सोल्यूशन जो भी आएगा सिग्मा का, एक फार्मूला आएगा ना हमारे पास, जैसे सिग्मा पी ओवर ए फार्मूला है हमारे पास, एक डॉट टी सी ओवर जे फार्मूला है, ये आपको पता है इन चीज़ों। सिग्मा का भी एक फार्मूला आएगा ना, अभी हम जो कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी एग्जैक्ट, एक्यूरेट फॉर प्योर बेंडिंग केसेस, क्योंकि हमारा सारा एनालिसिस प्योर बेंडिंग पे लाई करता है, डिपेंड करता है। अच्छा, what happens when I apply it to other situation, जहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं स्ट्रेस कैलकुलेट करना चाहूँ, तो यहाँ तो प्योर बेंडिंग नहीं है, तो हमारा फॉर्मूला प्योर बेंडिंग से आया हुआ है, राइट। तो मैं फिर ये आपको कह सकता हूँ कि इसमें फिर यूज करते हैं, वी डू इट ऑल द टाइम, लेकिन वो थोड़ा सा फिर उसमें एरर्स आ जाते हैं, लेकिन वो एरर्स एक्सेप्टेबल है, वो इंजीनियरिंग कम्युनिटी नोज अबाउट दोज एरर्स, वो कोई इतने बड़े एरर्स नहीं है। खासतौर पर लॉन्ग बीम में बिल्कुल भी नहीं, मैंने बताया लॉन्ग बीम में क्या होता है, शेयर फोर्स का कंट्रीब्यूशन होता ही बहुत कम है, तो इससे वो इतना इफेक्ट नहीं करता, लेकिन करता है, ये नहीं, मैं ये अगर कहूँ कि करता ही नहीं है तो वो गलत होगा। तो आई डोंट वांट टू टेल यू समथिंग व्हिच इज नॉट ट्रू हियर, इवन इफ, मतलब मेरे लिए बड़ा आसान है ना कि ये बताया बगैर चला जाऊँ आगे, तो यार बस ये फार्मूला यूज करो, नहीं, आपको लिमिटेशन बताना जरूरी है कि आप इसको यूज करेंगे प्योर बेंडिंग केस में, तो डेफिनेटली आपको 100% रिजल्ट आएंगे ना। यानी इस इलाके में जब मैं इस फार्मूले को यूज करूंगा ना, फिर तो मुझे 100% एक्यूरेट रिजल्ट आएंगे। जब मैं इन इलाकों में करूंगा जो कि हमें अक्सर फेस करने पड़ेंगे, देखिए ना, आपको कोई सवाल आया, बॉडी है उस पर फोर्स लगेगा, आप कहें नहीं यार ये तो सवाल, इसमें तो शेयर फोर्स आ रही है तो मैं नहीं करता, नहीं, शेयर फोर्स आ रही है, आने दें, अक्सर सवालों में आती है। प्योर बेंडिंग इफ एनीथिंग इट इज अ स्पेशल केस, कभी कभार होता है, अक्सर तो शेयर भी होती है साथ, राइट। तो डरने की बात नहीं है, बस आपको पता है कि ये अगर थोड़ी सी लॉन्ग बीम है, इट्स ओके, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। हाँ, थोड़ा सा एरर जरूर होंगे, वो एक्यूरेट नहीं होगा उतना एक्यूरेट, बट फॉर योर पर्पसेस इट इज ऑल राइट, बिकॉज रिमेंबर इट्स अ डिज़ाइन सब्जेक्ट। डिज़ाइन सब्जेक्ट में बहुत सारे और एरर्स होते हैं, आपको तो ये भी नहीं पता कि ये जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ एक्चुअली कितनी है। वो आपने लतीफ़ा सुना है कि एक बंदा था, उसने मिसाइल खरीदे बहुत सारे, अब उसने कहा यार ये जो मिसाइल हैं ये सारे चलते हैं कि नहीं चलते, तो उसने चला के देख लिए सारे, ठीक है,
उसको पता चल गया कि चलते तो हैं लेकिन अब वो चल गए हैं, अब वो आइंदा नहीं चलेंगे। दिस इज प्रॉब्लम इन मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स आल्सो। यानी आपने आयरन नहीं कहना चाहिए, स्टील के आपने सैंपल खरीदे बाजार से, क्योंकि उससे आपने कुछ बनाना है। अब वो सैंपल खरीदे तो सारे सैंपल कितने स्ट्रांग हैं, अब सारों को तोड़ के देखेंगे, तो वो टूट जाएंगे, तो फिर वो अब वो काम के नहीं रहे आपके। तो आप करते क्या, आप चंद एक सैंपल्स को तोड़ के देखते हैं, बाकियों को आप एज्यूम करते हैं कि वही होगी वैल्यू, लेकिन एक्चुअली आपको नहीं पता होगी कि नहीं होगी। आप एज्यूम करते हो यार चलो इससे थोड़ी बहुत आगे पीछे होगी ना। तो इस तरह की इग्नोरेंसेज और भी बहुत है मैकेनिक्स में। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि इस एलिवेटर में 10 बंदे चढ़े, 12 चढ़ जाते हैं, तो रोक सकता है? कभी आप देखें ये शाजोर वगैरह जो हमारी गाड़ी, इनको कितना ओवरलोड लोग करते हैं, उस पर लिखा होता है 1200 kg या वट एवर या 2000 kg, तो उस पर 4000 आराम से उठाए होते हैं चीज़ें। तो these things are there all the time। तो जहाँ इतनी अनसर्टेनिटीज हैं तो वहाँ ये छोटा मोटा अगर शेयर फोर्स का इफेक्ट भी आ जाए जो कि इतना बड़ा नहीं है, तो बट वी अंडरस्टैंड दैट इज देयर। तो ये थोड़ा सा बात लंबी हो गया, मैं असल काम की तरफ आने लगा हूँ, ठीक है ना, विच विल बी ईजियर। वाई वाला पार्ट, बड़ी पिक्चर वाला पार्ट इज ऑलवेज डिफिकल्ट एंड मोर इम्पोर्टेंट। बाकी ये पुटिंग वैल्यू फ्रॉम दिस टू दैट वो हम कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। अब मैं आता हूँ काइनेमैटिक्स, ये जो काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स की तरफ जो अभी बात हुई थी। अब V को भूल जाएं, M ये प्योर बेंडिंग केस है। इसको इंसिडेंटली जो अभी हमने बनाया था ना, इसको मैं ये P और ये P ये मिलके कपल बनाते हैं, इसको M में रिप्लेस कर सकते हैं, M से। ये P और ये P भी एक कपल बनाते हैं, इसको M से रिप्लेस करते हैं। दिस इज व्हाट प्योर बेंडिंग इज, ठीक है ना। ये सिचुएशन है। अब V को भूल जाए थोड़ी देर के, ठीक है। अभी आपका साथी ने सवाल किया कि इससे सिग्मा कैसे प्रोड्यूस होता है, which brings us to our assumptions, ठीक है, which are very true also। यानी जो मैं assumption बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल exactly experimentally proven है कि they are very close to being true, ठीक है। हमें ये हेल्प करते हैं मैथमेटिकली फॉर आवर कैलकुलेशंस, बट ये नहीं कि जस्ट बिकॉज मैथमेटिकली हेल्प करते हैं तो हम कर लेते हैं, नहीं, उसमें ट्रूथ का एलिमेंट भी है, राइट। अच्छा, अब ये देखिए, हमारी पहली अजम्पशन ये है कि इसमें बेंडिंग मोमेंट क्या करता है। बेंडिंग मोमेंट इसको जाहिर है डिफॉर्म करता है तो इस तरह की शेप बनती है, जिसमें हमारी अजम्पशन क्या है कि प्लेन सेक्शन, ये प्लेन सेक्शन था बिफोर डिफॉर्मेशन, ये प्लेन सेक्शन था, प्लेन सेक्शन। प्लेन क्या होता है, सीधा, ये प्लेन नहीं है, ये प्लेन है। प्लेन सेक्शंस रिमेन प्लेन आफ्टर डिफॉर्म। ये आप याद करें, उसकी एक्सियल की भी हमारी ये अजम्पशन थी कि आपने जब लोड लगाया तो ये लाइन थी ना ऐसे, तो लोड लगाने के बाद ये एक्सटेंड हो जाएगा ना, ठीक है ना। बट ये लाइन अभी भी, ये दो लाइनें बेशक एक दूर दूर चली जाएंगी, यस दैट इज ट्रू, बट वो रहेंगे, ये ऐसी नहीं होगी, प्लेन ही रहेगी, राइट, ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ भी प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन। हाँ जाहिर है जब इसने कंप्रेशन में जाना है और इसने टेंशन में आना है तो जाहिर है फिर इनके आपस में एंगल्स तो डिफरेंट हो जाएंगे ना। पहले ये 90 डिग्री था, ये अभी भी 90 डिग्री रहेगा, लेकिन ये सेगमेंट, ये वाला लाइन और ये वाली लाइन जो पहले पैरेलल थी, अब ये पैरेलल नॉट पैरेलल, समझ गया ना, अपनी जगह स्ट्रेट रहेंगी बट ये ऐसे होगी। ये हमारी अजम्पशन है विच इज प्रूवन एक्सपेरिमेंटली ऑल्सो, ये ऐसे ही होता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपके सवाल के जवाब दे रहा हूँ कि इससे सिग्मा कैसे प्रोड्यूस होता है। अगर ये सारे सेगमेंट प्लेन रहेंगे तो ये एंड भी प्लेन रहना चाहिए, इट मेक्स ऑल द सेंस इन द वर्ल्ड। सारे सेगमेंट तो प्लेन है तो ये भी प्लेन है, एंड को तो एक्सेप्शन नहीं हो सकता। अच्छा, अगर एंड है तो फिर आप खुद सोचें, जिस तरह ओलंपिक्स का कोई स्टेडियम होता है जिसमें एथलेटिक्स लोग भागते हैं, यूँ भागते हैं, इसमें जाहिर है जो बंदा सबसे फर्स्ट उसमें है वो कम भागता है, इधर ज़्यादा भागता है, राइट। तो इस सेंस में अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस हैज़ टू बी लेस दैन दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बड़ा है ना और ये डिस्टेंस कम है, राइट। तो ये ऑटोमेटिकली कंप्रेशन में जाएगा और ये ऑटोमेटिकली टेंशन में जाएगा, विच इज़ ट्रू ऑल्सो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट जो कि स्माइली प्रोड्यूस करता है, ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा, ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। फॉर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट द अपर साइड विल बी इन कंप्रेशन, द लोअर साइड विल बी इन टेंशन,
ठीक है ना। तो इसमें इसका जो shear strain है वो नेगेटिव होगा। shear strain क्यों, ये मैंने यहाँ बनाया इस तरह कर्व है, एक्चुअली तो ये आपको नजर भी नहीं आएगी डिफॉर्मेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी स्मॉल डिफॉर्मेशन, ये पूरा सब्जेक्ट स्मॉल डिफॉर्मेशन का, राइट। तो बेसिकली ये x डायरेक्शन है, change in length in the x direction will be negative here and will be positive here epsilon x. It stands to reason that in between somewhere there will be this line जो epsilon x इसमें 0, ऊपर के फाइबर्स कंप्रेशन में हैं उनमें एप्सिलॉन नेगेटिव है, नीचे के फाइबर्स टेंशन में हैं उनमें पॉजिटिव है, बीच में एक जगह आएगी जो ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव में उसने जब ट्रांसफॉर्म होना है तो एक जगह पे 0 होगा ना, ऐसे तो नहीं कि जंप लगा के चला जाएगा, राइट। अच्छा, ये हमारी एक असम्पशन है अगेन विच इज ट्रू, ठीक है। अच्छा, अगर आपको समझ आ गई तो अगर मैं इसकी shear strain की डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाऊं, ये अगर बीम है और यूं मैं कट करता हूं तो इसमें shear strain की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना वो epsilon x max नेगेटिव, epsilon x max पॉजिटिव, epsilon x, ये इस किस्म की सिचुएशन बनेगी। अब ये कहाँ 0 होता है इसको छोड़ दें अभी थोड़ी देर, ये भी हम एनालिसिस करेंगे इसका, ठीक है। ये है आपकी assumption। अच्छा, इसको कंपेयर करें उस assumption के साथ, एक्सियल, ये क्यों खींचें, इधर कट करें, इसकी जो डिफॉर्मेशन थी ना वो थ्रू आउट एप्सिलॉन एक्स था ना, इस पूरे सेगमेंट में एप्सिलॉन एक्स पास कांस्टेंट, याद है ना, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सब पे कांस्टेंट। इधर ऐसे नहीं है, इधर ऊपर नेगेटिव होगा नीचे पॉजिटिव होगा, और वो भी चेंज हो रहा है क्योंकि बीच में 0 भी होना है। अच्छा, अगर यहाँ तक आप पहुँच गए तो इस केस में एप्सिलॉन एक्स पास कांस्टेंट, तो सिग्मा क्या था, ई मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन एक्स, ई यंग मॉडुलस है, वो भी कांस्टेंट होगा। इस केस में सिग्मा का भी अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊं तो वो इसी किस्म की आएगी, ये सिग्मा मैक्स नेगेटिव, सिग्मा मैक्स पॉजिटिव, और ये सिग्मा कौन सा वाला सिग्मा होगा, ये एक्स डायरेक्शन है, ये सिग्मा एक्स होगा, सिग्मा एक्स। समझ गए एम कैसे सिग्मा एक्स प्रोड्यूस करता है, दिस इज हाउ एम प्रोड्यूस। एम बेसिकली उसको कर्वेचर देता है, कर्वेचर में अपर साइड विल बी इन कंप्रेशन, लोअर साइड विल बी इन टेंशन। क्लियर है ये बात, यू नो द लिंक। अच्छा, वो मैं आज कराना नहीं है, बट मैं सिर्फ जस्ट फॉर कंपैरिजन आपको बता रहा हूँ कि V क्या करता है। इस सेगमेंट में यूं काटा, यहाँ पे अगर कोई V आ रहा है V, तो ये बेसिकली पता क्या करेगा, ये तो जाहिर है इस प्लेन को अगर मैं आपको 3D में दिखाऊं, यहाँ पे छोटी छोटी वो आएंगी ना, यहाँ पे shear स्ट्रेसेस आएंगे ना, इनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट shear स्ट्रेसेस, इसको अगर मैं ऐसे करूँ टॉ डी ए, इसको मैं ओवर द होल एरिया करूँ वो V के बराबर बनता है ना, ये बैलेंस ऐसे होता है। और इनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट सिग्मा डी ए ओवर द होल, वो 0, मैं अभी बताऊंगा 0 क्यों होता है, अभी बताऊंगा। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अभी मैं आता हूँ उस पर। अभी मैंने आपको सिर्फ सवाल का जवाब दिया है कि वाई एम प्रोड्यूसेस सिग्मा एंड नॉट टॉ। इज इट क्लियर नाउ? देन आई मूव ऑन। आगे बढ़ सकते हैं? जी सर। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, जो मैंने अभी बातें की हैं उनके बारे में थोड़ी सी जरा तस्वीरें देखें ताकि पता चले कि हम कुछ रियल की बात कर रहे हैं। कुछ डेफिनेशंस, कुछ जस्ट मेन चीज हमने कर ली है, असल बस मैं आपको चंद एक रियलिस्टिक किस्म के फिगर दिखाना चाहता हूँ कि वो क्या कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले ज्योमेट्रिक असम्पशंस, उसकी मैं आपको फिगर दिखाऊंगा। कुछ असम्पशंस तो अभी बात की है ना, वो भी फॉर्मली करेंगे, बट एक दो और बातें भी कर लें ताकि आप बाद में कोई इशू ना बने। फर्स्ट ऑफ ऑल, बीम इज स्लेंडर। मैंने अभी जो बात की थी ये उसी को कहने का एक और तरीका है। स्लेंडर क्या होता है? लॉन्ग।
अगेन लॉन्ग, खाली लॉन्ग बात सही नहीं है। स्लेंडर मींस एज कंपेयर टू द क्रॉस सेक्शंस लॉन्ग है, यानी ये बीम, इसकी लेंथ जो है ना, ये अगर 1 मीटर भी हो जाए ना, 1 मीटर कोई इतनी लॉन्ग चीज तो नहीं है, बट एज लॉन्ग एज इसकी ये जो डायमेंशन है ना, ये मिलीमीटर्स में है, तो ये लॉन्ग बीम, ठीक है ना। ये तो एक चीज हो गई। दूसरी क्या असम्पशन है कि इसमें एक लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है जिसमें ये लोड हुआ है, यानी ये जो यहाँ से आप साइड से दिखाऊंगा ना, आपको लगेगा बस ये लोड लग रहे हैं, लेकिन ये लोड तो ऐसे भी लग सकते हैं ना, इस कोने में लग जाए, उस कोने में लग जाए, इधर से देखेंगे तो यही लग रहेगा, नहीं, ये लोड्स मस्ट बी इन द सिमेट्रिक प्लेन, वरना क्या होगा खुद आपको समझ आ जाएगी। अगर ये सिमेट्री में नहीं लग रहा तो उसमें टॉर्जन आनी शुरू हो जाएगी। अगर ये मैं इस कोने में और इसको मैं इस कोने में लगा दूं तो ये ऐसे और ये ऐसे प्रोड्यूस करेगा ना, टॉर्जन तो हम कंसीडर नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं लोड जो भी लग रहा है वो सिमेट्रिक प्लेन में लगेगा, यानी बेसिकली इसमें ये प्रोड्यूस तो होगी बेंडिंग, टॉर्जन ये चीज प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये लोड मस्ट बी इन द सिमेट्री, इसको कहते हैं प्लेन ऑफ बेंडिंग। ये जो हमारे सारे प्रॉब्लम्स वो होंगे जिसमें ये प्लेन ऑफ बेंडिंग, यानी अगर ये लोड तो सोचे ना, ये लोड बजाय सेंटर के इधर लग जाता तो ये तो ट्विस्टिंग देनी शुरू कर देगा ना, तो वो हमने बिल्कुल डील नहीं करनी इस पूरे सेगमेंट में। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता। काइनेमेटिक असम्पशन वो मैंने जिक्र पहले कर दिया हुआ है, तो मेरे लिए बड़ा आसान है। असल काइनेमेटिक असम्पशंस हैं जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसकी भी फिगर दिखा दूँ, मेरी ड्राइंग कोई इतनी अच्छी नहीं है तो मैं ज़रा आपको फिगर दिखा देता हूँ, ताकि वो वही बात जो रिपीट मैं पहले कर रहा था, अब मैं उसको ज़रा अच्छे ग्राफिक के साथ दिखाना चाहता हूँ, मगर इसमें कोई नई बात नहीं होगी, आपको सारी बातें बता देंगी। देखें ये प्लेन ही है, ये भी प्लेन है, ठीक है। अच्छा, ऊपर के कंप्रेशन में है, नीचे के टेंशन, बीच में एक सरफेस है जो ना टेंशन में गई है ना कंप्रेशन में गई है, उसको न्यूट्रल सरफेस है। और उस सरफेस को जब मैं लेफ्ट इधर से दिखाऊंगा सामने से, तो जाहिर है सामने से मैं दिखाऊंगा तो उस ऐसे नजर आएगी ना, एक लाइन नजर आएगी मुझे, ऐसे सरफेस है वो, लेकिन वो लाइन नजर आएगी ना, तो उसको हम इधर से जब कहते हैं तो हम उसको डिफ्लेक्शन कर्व कहते हैं आफ्टर डिफॉर्मेशन। ये पहले तो स्ट्रेट लाइन थी, अब बीम डिफॉर्म होगी तो मैं इस बीम को अगर पूरा ना भी दिखाऊंगा, खाली ये दिखा दूं ना आपको, जो कि उसकी न्यूट्रल सरफेस है, लुक एज बीइंग लुक्ड एट फ्रॉम द साइड, तो उसको हम डिफ्लेक्शन कर्व कहते हैं। वो मतलब भी नजर आ रहा है आपको, डिफ्लेक्शन कर्व मींस डिफ्लेक्ट होने के बाद जो कर्व होता है, क्योंकि बाकी तो बीम की क्रॉस सेक्शन अगर मुझे पता है तो मैं आई कैन अज्यूम कि अच्छा फिर बीम ऐसे हुई होगी। अगर मुझे इसका ये समझ आ जाए, इसकी अगर ये ऐसे हुई है तो फिर बीम ऐसे हुई होगी, क्योंकि वो तो क्रॉस सेक्शन है, वो तो हर जगह सेम है, राइट। तो इसलिए मुझे कई अक्सर बीम पूरी नहीं दिखानी पड़ती, मैं खाली उससे भी गुजारा कर लेता हूँ, ठीक है। अब काइनेमेटिक असम्पशंस पर फॉर्मली डील कर लें, जो मैंने आपको पहले भी बता दी थी, लेकिन थोड़ा सा अब फॉर्मल, जिस तरह एक होता है मैथमेटिकल सा काम है, थोड़ा सा वी हैव टू बी, बहुत ज़्यादा लूज नहीं हो सकते, वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज इन व्हाट वी आर सेइंग, ठीक है ना। ऑल्दो स्टिल आई वांट यू टू बी अ लिटिल इनफॉर्मल, मतलब ये कोई इतनी वो मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं हम, तो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, बट अगेन थोड़ा सा मैथमेटिकल एस्पेक्ट होता है। There is a longitudinal plane perpendicular to the plane of bending that remains free of strain. ये मैंने जो बात कर ली, ठीक है ना, ये सारा समझा चुका हूँ। This plane is called neutral surface, intersection of ये कोई ऐसी बातें इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। आगे चलें, असल में हमारा असल जो ग्राउंड वर्क है ना वो इससे बन के है, अब हमने इसके बाद सिर्फ इसकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स करनी है, ठीक है। और आगे चलते हैं। हाँ, ये असल में पहला तो हमने डिस्कस कर ही लिया था, अब जरा दूसरी और तीसरी असम्पशन पे भी आ जाएं, वो भी मैं बता चुका हूँ आपसे, लेकिन फिर भी देख लीजिए। क्रॉस सेक्शन which are plane and are perpendicular to the axis of deformed beam remain plane of undeformed beam remain plane and remain perpendicular to the reflection curve of the deformed beam। अब ये जो बात मैं कर रहा हूँ वो ये है, ये अनडिफॉर्म बीम है, ये प्लेन्स थे जो परपेंडिकुलर थे, ये सारे परपेंडिकुलर टू द these एक्सिस, ठीक है। यानी एक्सिस की बात कर रहे हैं, ये अगर ये एक्सिस है तो इसमें भी इसके भी परपेंडिकुलर थे।
ठीक है ना। अच्छा, अब आफ्टर डिफॉर्मेशन भी अगर ये एक्सिस है तो इसके ये परपेंडिकुलर ही रहेंगे, इधर भी परपेंडिकुलर है, इधर भी परपेंडिकुलर है। फर्क सिर्फ ये होगा कि ये आपस में इनका एक एंगल बन जाएगा। पहले ये पैरेलल भी थे, नाउ दे आर नॉट पैरेलल, अदरवाइज बिल्कुल ठीक है। ठीक है, थर्ड कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बड़ी ऑब्वियस ही बात है। डिफॉर्मेशन ऑफ, यानी बेसिकली ये बात ये कर रहा है कि वी आर ओनली कंसर्न विद एप्सिलॉन एक्स, या इसमें कंप्रेशन होगा, इसमें पॉजिटिव होगा और यहाँ पे जीरो होगा। ये एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड ऑब्वियस ही बात है कि अगर ये भी है तो इसमें इन सब सेगमेंट में एप्सिलॉन एक्स इस तरफ ये होंगी, या ऑपोजिट साइड पे भी हो सकती हैं और ये ऑपोजिट साइड पे। बट एप्सिलॉन जेड और वाई तो इस तरह की फोर्स और इस तरह की इन, वो तो उसके लिए तो बेंडिंग मोमेंट इस तरह लग रहा हो ना। देखें, ये देखिए, ये बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, इस बेंडिंग मोमेंट को काउंटर करना है। इस काउंटर करने के लिए बेसिकली, या इस यहाँ कट करें तो यहाँ पे एम आएगा ना। तो एम कैसे प्रोड्यूस होता है? एम ऐसे प्रोड्यूस होता है, कुछ फोर्सेस ऐसी हैं, कुछ फोर्सेस ऐसी हैं, ये सारी एप्सिलॉन एक्स हैं, ये भी एप्सिलॉन एक्स हैं, ठीक है। इससे सिग्मा एक्स बनता है, इससे भी सिग्मा एक्स बनता है। इसका ट्रायंगुलर लोड है 2/3 ऑफ द वे ऐसे लगेगा रिजल्टेंट, इसका 2/3 ऐसे लगेगा। इसमें आपस में एक डिस्टेंस होगा, ये एक फोर्स क्रिएट होगी, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय टी ए, ये करके, ठीक है ना। सो दिस गिव्स यू दिस एम, राइट। अब ये देखें ना, ये तो एप्सिलॉन एक्स से ही हो सकता है ना। अगर एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन जेड होगा, वो तो उसके लिए तो एम वाई एम जेड होना चाहिए, वो तो है नहीं, ठीक है ना। हम तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे एम की बात कर रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट दिस, बेसिकली यू आर फोकसिंग ऑन एप्सिलॉन एक्स, इतनी सी बात। अगर यहाँ तक हम पहुँच गए तो बस हम फिर एनालिसिस कर सकते। बट आई विल टेक अ स्मॉल ब्रेक हियर। वापस आके अब सिर्फ मैं आपको वो एक पिक्चर दिखा दूँ और फिर वी कम बैक एंड देन वी डू दिस थिंग कम्प्लीटली, derive a formula and then do at least one problem today or 3 or 4 problem next time. ये रियल वर्ल्ड की पिक्चर आपको, ये रबर वगैरह में आमतौर पे आपको दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि स्टील इतना आमतौर पे होता नहीं है। बट बात स्टील में ये बात याद रखिएगा, वॉट एवर हैपन्स इन स्टील टू द मोस्ट फॉर द मोस्ट पार्ट हैपन्स इन रबर ऑल्सो। ये एक ओरिजिनल चीज़ थी विदाउट डिफॉर्मेशन। तो इसमें ये न्यूट्रल सरफेस जो बीच की है ना, वो किस पॉइंट पर, मैं उस पर नहीं आ रहा अभी, ये सारे बराबर थे पहले। अब जब आपने इसको कर्व किया तो ये टेंशन में चला गया। अब ये अब मानेंगे ना, ये m नेगेटिव है, दिस इज नॉट पॉजिटिव, दिस इज नॉट स्माइली, दिस इज एडी, ठीक है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा होगा, इट्स बाउंड टू बी, जहां उसकी लेंथ ऑलरेडी ओरिजिनल लेंथ के बराबर है, सो देयर इज नो एप्सिलॉन, राइट। तो यहाँ तक आप फिलहाल ब्रेक करें। ब्रेक के बाद मैं आऊँगा इंशाल्लाह 5, 7, 10 मिनट में हम इसका वो बनाएंगे एक्सप्रेशन और फिर हम इसके प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक हो गया। और आज मैंने आपको बताया था कि हम ब्रेक भी छोटी करेंगे, सिर्फ 5 मिनट्स, ठीक है। और उसके बाद मैंने 2 o'clock तक खींचना है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 30 मिनट्स और, ठीक है। चलिए जी, मैं ज़रा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। डोंट गो एनीवेयर,